दोस्तों 1947 ईस्वी में जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे तो 15 अगस्त को जो हिस्सा मिला था उसमें 40% जो रियासतों का हिस्सा था तो वह हमको नहीं मिला था। और अंग्रेजों ने ये कहा था कि रियासतों की मर्जी है, वे चाहें तो इंडिया के साथ जाएं और चाहें तो पाकिस्तान के साथ जाकर जुड़ सकते हैं। देखो 565 के करीब रियासतें थीं, अगर पाकिस्तान वाले पार्ट को काट भी दिया जाए फिर वो 535 रियासतें थीं। इन सबको जोड़कर एक देश बनाना था और ये कोई मजाक बात नहीं थी। और ये काम दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो उस समय के उप प्रधानमंत्री थे। कायदा तो ये था कि सारी रियासतों से पूछा जाता, अगर उनका मन होता जुड़ने का तो जोड़ लिया जाता, नहीं तो वो जहाँ जाना चाहते जा सकते थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कुछ रियासतों को तो समझा बुझाकर भारत में मिला लिया और कुछ पर जोर जबरदस्ती से उनको मिलाया। और इन सभी रियासतों को मिलाने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। और इनको दिया ही इसलिए गया था क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में एक मिसाल है। और दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर दिव्य कीर्ति जी कहते हैं कि उनके एक हाथ में तो गाजर रहती थी और दूसरे हाथ में डंडा रहता था। यानी कि अगर कोई रियासत आसानी से समझा बुझाकर प्यार से भारत में मिल जाने के लिए राजी हो जाया करती थी तो उसको ये गाजर दे देते थे। लेकिन अगर कोई रियासत भारत में मिलने से राजी नहीं होती थी तो ये उसके लिए डंडे का इस्तेमाल करते थे और उसको भारत में मिला लेते थे। इसलिए इनको भारत का एकीकरण करने का काम दिया गया था। जो भी रियासत भारत में मिली तो उनसे एक डॉक्यूमेंट साइन कराया गया और जो लगभग लगभग सभी रियासतों से एक सा डॉक्यूमेंट था, यानी कि वर्ड बाय वर्ड बिल्कुल एक सा ही था। पटेल जी ने अपना काम बहुत ही सूझबूझ के साथ पूरा किया। इन्होंने लगभग लगभग सभी रियासतों को भारत में मिला लिया था। केवल 3 ही रियासतें ऐसी बची थी जो भारत में मिलना ही नहीं चाहती थी। इनमें से एक तो था हैदराबाद और एक था जूनागढ़ और एक था जम्मू एंड कश्मीर। ये 3 रियासतें बची थी। जूनागढ़ की अगर बात की जाए तो जूनागढ़ का जो राजा था तो वह मुस्लिम था और वहाँ की जो आबादी थी तो हिंदू आबादी थी। जूनागढ़ का राजा नहीं चाहता था कि भारत में मिला जाए, तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को उसे पाकिस्तान के एग्रीमेंट के साथ साइन करा दिया और जूनागढ़ को पाकिस्तान में जाकर जोड़ दिया गया। कायदे में अगर देखा जाए कोई सी भी रियासत चाहे तो पाकिस्तान में जुड़ सकती थी और चाहे तो वो भारत में विलय हो सकती थी, ये एक कानून था। लेकिन भारत के द्वारा वहां पर विद्रोह करा दिया गया और वहां का जो राजा था तो वो पाकिस्तान भाग गया। बाद में वहां पर विद्रोह को शांत किया गया और वहां पर पिलोसाइड करा दिया गया। मतलब जूनागढ़ की जो जनता थी तो वह वोट डालकर तय करेगी कि उसको किस देश के साथ जाना है। और जब जनता के द्वारा चुनाव कराया गया तो जूनागढ़ की अधिकतर वोट भारत के खाते में आई। लगभग 99% जो वोट थी तो वह भारत के खाते में आई कि हम भारत में रहना चाहते हैं, जिससे जूनागढ़ को दोबारा भारत में मिला लिया गया। इसमें एक चीज़ और है, जब अंग्रेज भारत को छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने भारत और पाकिस्तान का डिफेंस अपने हाथ में रखा था, यानी कि दोनों देशों की जो सेना के कमांडर था तो वो अंग्रेज ही था। और ये अंग्रेजों ने सही भी किया था, क्योंकि अगर ऐसा ना करते तो बहुत ज़्यादा खून खराबा होता। अब इसके बाद 2 रियासतें बची, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर। हैदराबाद का जो राजा था तो वो भी एक मुस्लिम था और वो भी पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहता था, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था क्योंकि हैदराबाद ने जूनागढ़ को देखा था कि जूनागढ़ का क्या हाल हुआ था। और जूनागढ़ और हैदराबाद की ज्योग्राफिकल कंडीशन भी ऐसी नहीं थी। उन दोनों रियासतों का पाकिस्तान में मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा मुश्किल आई, क्योंकि अगर इन दोनों रियासतों को पाकिस्तान में मिलाता है तो उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यह दोनों रियासतें भारत के बिल्कुल मध्य में थीं, इसलिए इनको रास्ता दे पाना बहुत मुश्किल था। इसी बात को लेकर हैदराबाद की रियासत में एक डॉक्यूमेंट साइन किया गया जिसमें एक शर्त थी कि अभी 1 साल तक जैसा चल रहा है वैसा ही रहेगा, हम 1 साल बाद डिसाइड करेंगे कि हमें किस देश के साथ विलय होना है। और इस समझौते से सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत फ़ायदा मिला, क्योंकि अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को हैदराबाद से अपना ध्यान हटाकर बची हुई रियासत जम्मू कश्मीर पर अपना ध्यान केंद्रित करना था। पाकिस्तान को भी पता था कि हैदराबाद और जूनागढ़ को मिलाना तो बहुत मुश्किल कार्य था, लेकिन जम्मू कश्मीर को मिलाना आसान हो जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर पिलोसाइड हो जाता है तो वहाँ पर अगर वहाँ की जनता से इलेक्शन कराया जाएगा तो वहाँ की जनता पाकिस्तान के हक में अपना वोट देगी और जीत पाकिस्तान की ही होगी, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा थी, इसलिए पाकिस्तान ये सब सोच रहा था। जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा थे तो वो एक हिंदू थे, राजा हरि सिंह, और वहाँ पर जो मेजोरिटी थी तो वो ज़्यादातर मुस्लिमों की थी। राजा किसी भी कीमत पर अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए जो भी उनके पास ऑप्शंस थे तो वो बड़ी दिक्कत वाले थे। अगर राजा पाकिस्तान से जाकर मिलते तो पाकिस्तान एक मुस्लिम देश था और वहाँ पर हिंदू राजा का टिक पाना बहुत मुश्किल था। यह चीज़ उन्हें बहुत अच्छे से पता थी। और अगर वो इंडिया से जाकर मिलते तो नेहरू जी रोज लोकतंत्र की बात कर रहे थे, इलेक्शन कराने की बात कर रहे थे,
और अगर वहाँ पर इलेक्शन होगा तो मेजोरिटी में मुस्लिम हैं, तो वैसे ही राजा नहीं बनेंगे। तो राजा हरि सिंह को अपनी गद्दी से वैसे ही बहुत प्यार था, और अगर यह इंडिपेंडेंट रहते तो सबको पता था कि इन दोनों कंट्रीज के बीच में कोई रियासत अगर इंडिपेंडेंट रहेगी तो उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो राजा हरि सिंह को भी डिसीजन लेने में बहुत मुश्किलें हो रही थी। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था वैसे ही पाकिस्तान का कश्मीर को लेकर ऑब्सेशन भी बढ़ रहा था। उनके सामने सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उनकी जो आर्मी थी तो वो अंग्रेजों के ही हाथ में थी, तो वह चाहकर भी कश्मीर के ऊपर अटैक नहीं कर सकते थे। पाकिस्तान ने पैरेलल ही 10,000 लोगों की आर्मी खड़ी की जो सिविलियन की तरह दिखते थे। इसका नाम था आज़ाद कश्मीर फोर्स। ये बात ऐसी नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, बाकी सब फैक्ट हैं जो पाकिस्तान में यूएन में कबूले हैं, और इन सभी चीज़ों को विद डॉक्यूमेंट आप वेबसाइट पर चेक कर सकते। जब राजा हरि सिंह को आज़ाद फोर्स के बारे में पता चला तो वो बहुत ज़्यादा श्योर थे कि हम आसानी से उसका सामना कर लेंगे, लेकिन उनके जो आर्मी चीफ थे राजेंद्र सिंह, उन्होंने फिर भी समझाने की कोशिश की कि जो हमारी फोर्स के अंदर जो मुस्लिम लोग हैं यह भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनके आने के साथ उनमें जाकर मिल जाएं। तो राजा हरि सिंह के पास भी कोई और ऑप्शंस नहीं थे। जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते गए, जिस चीज़ का डर था राजेंद्र सिंह को वही हुआ। ये लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। जब ये बारामुल्ला पहुंचे तो इन लोगों ने इतनी ज़्यादा तबाही मचाई कि वहाँ के लोग आज तक यह चीज़ नहीं भूल पाए हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान का डिफेंस अंग्रेजों के हाथ में था, ठीक उसी तरीके से ही भारत का डिफेंस भी अंग्रेजों के हाथ में ही था। अब एक दिन के अंदर इंडिया आज़ाद सेना तो नहीं खड़ी कर सकता, तो उन्होंने माउंट बैटन से बात की, लेकिन माउंट बैटन का स्टैंड बहुत क्लियर था। उन्होंने कहा कि हम अपनी आर्मी का इस्तेमाल केवल उस वक्त कर सकते हैं जब हम पर कोई बाहरी हमला करे, तो अपना डिफेंस करने के लिए ही हम अपनी सेना का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उस वक्त तक जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था, इसलिए हम पाकिस्तान की सेना पर अटैक नहीं करेंगे। जब पाकिस्तान की सेना सिर्फ श्रीनगर से 50 किलोमीटर की दूरी रह गई, तब हरि सिंह ने इंडिया से मदद मांगी और इंडिया ने वीपी मेनन को हरि सिंह के पास भेजा एक डॉक्यूमेंट लेकर। हरि सिंह ने वह डॉक्यूमेंट साइन किया और कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया। कुछ लोग कश्मीर को इंडिया का पार्ट ही नहीं मानते। उन लोगों का कहना है कि जो डॉक्यूमेंट था तो ये एक कंडीशनल डॉक्यूमेंट था। इसका मतलब यह नहीं कि कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया है, लेकिन यह डॉक्यूमेंट वही डॉक्यूमेंट था जब भारत ने अन्य रियासतों को अपने में मिलाते वक्त सभी रियासतों से साइन कराया गया था। ये वही डॉक्यूमेंट था। जब इंडिया ने कश्मीर में अपनी फोर्स उतारकर पाकिस्तान की फौज को पीछे करना प्रारंभ किया, तब पाकिस्तान ने भी सोचा कि हम भी कश्मीर में अपनी सेना को उतारें और अंग्रेजों से बात की। लेकिन माउंट बैटन ने साफ कह दिया, जो बात माउंट बैटन ने इंडिया से कही थी वही बात पाकिस्तान से भी कही। माउंट बैटन ने कहा, हम अपनी सेना का इस्तेमाल उस स्थिति में ही कर सकते हैं जब हमारे ऊपर कोई बाहरी हमला करता है, तो उसका डिफेंस करने के लिए ही हम अपनी सेना का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कश्मीर इस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, इसलिए हम अपनी फौज को कश्मीर में नहीं उतार सकते, क्योंकि यह एक अटैक माना जाएगा। ये जो एग्रीमेंट हुआ था, इस एग्रीमेंट को जिन्ना जी ने कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा था कि जब जूनागढ़ और हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था तो उस वक्त वहां पर पिलोसाइड हुआ था, तो उस वक्त भी माउंट बैटन ने यह कहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी पिलोसाइड ही होगा, लेकिन ये सब उस वक्त होगा जब यहाँ पर शांति हो जाएगी। उसके बाद दो चीज़ें ऐसी हुई जिसके बाद इंडिया का स्टैंड थोड़ा सा वीक पड़ गया। पहली चीज़, नेहरू जी ने मंच पर आकर बोल दिया कि जैसे ही युद्ध विराम होगा तो हम पिलोसाइड कराएंगे। और दूसरी चीज़ ये थी, जब 1-1.5 साल से युद्ध चल रहा था, इस कंट्रोवर्सी को रिजोल्व कराने के लिए नेहरू जी ने यूएन चले गए। जो लोग यूएन जाने से खुश नहीं थे नेहरू जी के, उनका कहना था कि जब 1-1.5 साल से युद्ध चल रहा था तो थोड़ा और इंतजार कर लेते और पूरे एरिया को ले लेना चाहिए था। रात और दिन यूएन जाने के लिए प्रियंका एक रेगुलेशन आया, इसमें 3 पॉइंट थे। पहला पॉइंट तो था इस रेगुलेशन में जो लोग जहां पर हैं वहीं रुक जाएं और लड़ाई को कंटिन्यू ना करें। और दूसरा पॉइंट ये था कि पाकिस्तान की फौज को कश्मीर को खाली करना होगा और खाली करने के बाद ही भारत की जो सेना है वो पीछे हटेगी। और तीसरा पॉइंट था कि जब दोनों देशों की फोर्स पीछे हट जाएगी तब जनता डिसाइड करेगी कि वहाँ के लोग इंडिया में ही रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या फिर इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। ये एक वोटिंग होगी, एक इलेक्शन होगा, इलेक्शन होने के बाद पता चलेगा। तब से लगाकर आज तक जिस पॉइंट पर लड़ाई रुकी थी उसको LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, और जिस एरिया में पाकिस्तान है उसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। और तब से लगाकर आज तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।